और अब 1 मिनट में एक खबर आपको बताते हैं। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बड़ी सौगात देने की कैसे तैयारी की है, 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 614 करोड़ बताई जा रही है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वाराणसी की विकास यात्रा में कल एक और अध्याय जुड़ने वाला है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इनमें कृषि एवं पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, गायों से संबंधित कार्य, गायों के संरक्षण एवं संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं के काम और बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में रोपैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाई। ये फेरी सर्विस गुजरात के हजीरा से घोघा के बीच दी जाएगी। इससे घोघा और हजीरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये दूरी सड़क के रास्ते 375 किलोमीटर की है और अब रोपैक्स सेवा से ये समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। ऑनलाइन हुए इस उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलने की भी घोषणा की। अब जहाजरानी मंत्रालय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना को अब 24 घंटे ही रह गए हैं। ऐसे में ईवीएम केंद्रों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पोल पैनल के मुताबिक बिहार के 38 जिलों में कुल 55 मतगणना केंद्र हैं, जिनमें 414 हॉल स्थापित किए गए हैं। इन सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए सीएपीएफ कांस्टेबल को तैनात किया गया है और हर केंद्र पर सीसीटीवी के जरिए कड़ी नजर रखी जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए इससे बचने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, ताकि गिनती के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर भी वहां रखा जाएगा। बिहार निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। बिहार चुनावों में मतगणना से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। 1 मिनट में खबर आपको बताते हैं। बिहार में मतगणना की तैयारियों के साथ साथ पार्टियों की बयानबाजी भी तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा करती नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार की जनता ने युवा और स्फूर्ति वाली सरकार के लिए मतदान किया है। हमारे साथियों को समर्थन, ताकत और बिहार में एक नई सरकार बने, मजबूत सरकार बने, युवा और तेज तर्रार सरकार बने, इस उम्मीद के साथ आज फिर हम सब यहाँ आए। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एग्जिट पोल वास्तविकता से बहुत दूर हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। पिछले लोकसभा में 2010 में या 15 में एग्जिट पोल जो किया उसके जस्ट विपरीत हुआ है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उसका आधार यही है कि एग्जिट पोल वाले 1000 आदमी से पूछते हैं। बिहार चुनावों के लिए कल मतगणना की जाएगी। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक जनसभा के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खुले मंच से धमकी दे डाली। पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में एक जनसभा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने
खुले मन से टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि दीदी के भाई लोग सुधर जाएं, वरना अगले 6 महीने में उनका हाथ, पैर और सर तोड़ देंगे। दीदी जे भाईरा उत्पात करें एखोनो अभ्यास ठीक करेनনি मारपिट করছেন তবে বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান নালে হয় হাত পা ভাঙবে পাঁজর ভাঙবে মাথা ফাটবে হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। इससे पहले भी दिलीप घोष अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। हाल ही में उनके काफिले पर भी हमला हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदार ठहराया था। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीति गर्मा गई है। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार बीजेपी वहां 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर नामदेव दास त्यागी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नामदेव दास त्यागी यानी कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई की गई। बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम को प्रशासन ने तोड़ दिया, साथ ही बाबा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उनके साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकारी कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम व मंदिर बिना किसी नोटिस के तोड़ा जा रहा है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कंप्यूटर बाबा ने 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। प्रशासन का कहना है कि कब्जा हटाने के लिए बाबा को 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन बाबा ने जमीन से कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद रविवार को नगर निगम और जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। प्रशासन का दावा है कि जिस जमीन से कब्जा हटाया गया है उसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है। अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद होने जा रहे दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। अयोध्या में 500 वर्षों बाद होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल होने वाले हैं, जिस कारण इस बार का दीपोत्सव ज्यादा खास है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार इस उत्सव को मनाने की भव्य तैयारियां कर रही है। लेजर से आतिशबाजी का ट्रायल कराया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी जो है निर्देश होंगे, तो पब्लिक एज फार एज पॉसिबल जो है टीवी से बाकी चीजों से देखें। इस बार अयोध्या में भव्य डिजिटल दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही दीपोत्सव पर अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी भी होगी, जो कि सरयू तट पर लेजर शो के माध्यम से की जाएगी। योगी सरकार अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। सरकार इसके लिए नई वेबसाइट जल्द लॉन्च करेगी। लोगों को इस उत्सव में दीप जलाने के बाद धन्यवाद पत्र भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी ऑनलाइन शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में रविवार को भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना रहा। 1 मिनट में प्रदूषण से जुड़ा अपडेट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 दर्ज किया गया, जो कि हवा का बेहद खराब स्तर है। दिल्ली का मथुरा रोड सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में हवा की गुणवत्ता का स्तर 542 दर्ज किया गया और गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 आंका गया। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं रनर हूँ तो भागने में इतनी प्रॉब्लम होती है। लाइक सुबह इतना ज़्यादा स्मॉग है कि ऑब्वियसली ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है। स्थिति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक नहीं बल्कि कई दिशाओं में एक साथ कदम उठाने की जरूरत है। ये बहुत ही सीवियर है, इसको बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स आने की जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। हम अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे पर्यावरण को जरा सा भी नुकसान। रविवार को बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला की पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार किया है। शबाना के घर हुई छापेमारी में एनसीबी ने 3 मोबाइल और ड्रग्स जब्त किए। हालांकि एनसीबी ने फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया है, मगर ये कहा गया है कि वो जल्द एक प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देंगे।
बताया जा रहा है कि शबाना ने ये ड्रग्स सुल्तान नाम के एक ड्रग पैडलर से ली थी, जिसे एनसीबी ने 3 नवंबर को ड्रग्स के साथ हिरासत में लिया था और फिलहाल उसे 11 नवंबर तक एनसीबी की हिरासत में रखा जाएगा। रविवार को एनसीबी ने मुंबई में नाडियावाला के घर समेत 3 जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान टीम को गांजा और एमडी ड्रग्स भी मिली थी। इस छापेमारी में इस्माइल शेख नाम के एक ड्रग पैडलर समेत 4 से 5 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनके कई बॉलीवुड कनेक्शन बताए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में प्रदूषण पर गंभीरता दिखाते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पटाखों को बेचने के लिए दिए गए सभी अस्थायी लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से बेचे जा रहे करीब 600 किलो पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और सभी पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, मगर इस बीच पटाखे फोड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पटाखे फोड़ने के 8 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस बार दिल्ली में दिवाली बिना पटाखों के मनाई जाए, क्योंकि कोरोना के मामलों के बीच प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार के लिए ये डबल मुसीबत बन गई है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.